नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारी पाठ अध्याय का शेष भाग रह गया था, उसको आज चलो आगे कंटिन्यू प्रारंभ करते हैं। ये जो आज के क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, इसमें केवीएस, सीटेट, सुपर टेट का समावेशन है। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है कि वृक्षों के तने या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें जिस नाम से जानी जाती हैं वे क्या हैं? वे अवस्तंभ जड़ें हैं। कौन सी जड़ें हैं? वो अवस्तंभ जड़ें। तो चलो दोस्तों, कुछ जड़ों के बारे में भी बात कर ली जाए। जड़ें कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? जड़ें तो मुख्यतः दो ही प्रकार की होती हैं, मूसलाधार जड़ और झकड़ा जड़। पर क्या है कि जो झकड़ा प्रकार की जो जड़ होती हैं, नंबर 1 यानी कि मूसला जड़ जो होती है ये इस तरीके से होती है, जैसे सीधी जाती है। मूसला जड़ जो होती है, जैसे कि मूली की जड़ होती है, मूसला जड़ होती है, सीधे आकार में चली जाती है, मूसला जड़ होती है। नंबर 2 होती है झकड़ा जड़। जो झकड़ा जड़ जो होती है, ये जो होती है, ये भूमि पे से जो पौधा होता है, ये कई प्रकार में इस तरीके से निकली हुई होती है, जिसको हम झकड़ा जड़ बोलते हैं। ठीक है मित्रों, अब क्या है कि इस जड़ को कई भागों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। मूसला जड़ों को हम मुख्यतः खा लेते हैं। जो मूसला जड़ें होती हैं हम उनको खाते हैं, जैसे कि मूली, गाजर, सलगम, शकरकंद, टेपियोको, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि टेपियोको इनको हम खाते हैं। टेपियोको ये दक्षिण भारत यानी कि साउथ का ये बहुत अच्छा भोज्य पदार्थ है, इसको खाते हैं। चुकंदर, ये सारे जो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं ये मूसला जड़ के उदाहरण हैं। नंबर 2 झकड़ा जड़। जो मैंने झकड़ा जड़ के जब आपको उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे कि गेहूँ, ये झकड़ा जड़ के उदाहरण है। घास और केला झकड़ा जड़ के उदाहरण है। गन्ना, तो ये सब कैसे उदाहरण है? झकड़ा जड़ के। ठीक है मित्रों, इनको सिर्फ आप नोट्स में मेंशन कर। कुछ दोस्तों अलग अलग प्रकार के में अलग अलग बताई गई हैं, चलो उनको भी आप लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पर जैसे कि रेशेदार जड़। अगर आपको ये रेशेदार नाम दे तो रेशेदार जड़ों में कौन कौन आते हैं? रेशेदार जड़ का उदाहरण है प्याज। रेशेदार जड़ का उदाहरण है लहसुन, ये रेशेदार जड़ का उदाहरण है। और आगे आता है रेशेदार जड़ हो गया, यानी कि प्याज और लहसुन। नंबर 2 पे आता है परजीवी जड़। परजीवी जड़ जो होते हैं जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, जैसे कि परजीवी जड़ में अमरबेल परजीवी जड़ का उदाहरण है। अगर पूछता है कि अमरबेल किस जड़ का उदाहरण है, तो अमरबेल परजीवी जड़ का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे अवस्तंभ जड़ और होती है स्तंभ जड़। अवस्तंभ जड़ के तो मैंने आपको उदाहरण बता दिए। अवस्तंभ जड़ कौन सी होती हैं मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ। अवस्तंभ जड़ जैसे कि ये भूमि हो गई, और ये भूमि के ऊपर जो ये हो गया पौधा, इस पौधे में से ये जो जड़ें निकलती रहती हैं ये अवस्तंभ जड़ें होती हैं। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं, इसका जो मुख्य उदाहरण है वो आपको मैंने पहले भी बता दिया, लो अब बाद में बता भी देते हैं। ये है बाजरा, और बाजरा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में।
राजस्थान में मुख्यतः बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है। और दूसरा उदाहरण है मक्का। मक्का पहले ही बता दिया था, ये कौन सी अवस्थम जड़ का उदाहरण है। ठीक है मित्रों, ये आप अपनी डायरी में नोट कर लेना। आगे होती है अवस्थम में, तो वो स्तंभ जड़ भी होगी। स्तंभ जड़ें जो होती हैं ये वे जड़ें होती हैं जैसे कि एक पेड़ है और पेड़ की शाखाओं से निकलने वाली जड़ जो जमीन में धंस जाती हैं। पेड़ की शाखाओं से यानी कि तने से निकलने वाली जड़ जो कि जमीन में एक खंबे की तरह आकार का रूप ले लेती हैं और जमीन में धंस जाती हैं, उन जड़ों को हम स्तंभ जड़ कहते हैं। और स्तंभ जड़ का सबसे अच्छा उदाहरण है बरगद। कौन सा? बरगद। बरगद स्तंभ जड़ का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे कह रहे हैं हमारे पास पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण, तो जो हमारे आस पड़ोस में जो जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। और जो पत्तियां हैं, पत्तियों का जो कार्य है, चलो मैं पत्तियों का कार्य भी आपको बता देते हैं। पत्तियों का क्या कारण है, क्यों इनकी पत्तियां हरी होती हैं? इसके अंदर आपको पता है क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है जो कि सूरज की रोशनी में जल एवं कार्बन डाई गैस की मदद से पत्तियों को भोजन का निर्माण करती हैं। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक और सबसे कम किस रंग में होता है? तो सबसे अधिक जो होगा प्रकाश संश्लेषण, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है किस रंग में? सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है लाल रंग में, और सबसे कम होता है बैंगनी रंग में। सबसे कम किस में होता है? बैंगनी रंग में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है और सबसे कम किस रंग में होती है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों की बात आ गई। मरुस्थलीय पौधे, तो चलो जब मरुस्थलीय पौधों की बात आ गई तो मैं आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मौसल होती हैं। मतलब वही मौसल तार के नीचे झकड़ाता है। इसके प्रमुख कारण है कि खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण ये मौसल हो जाती हैं। इनकी जो पत्तियां और टहनियाँ होती हैं, तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसके बारे में आप मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मौसल होती हैं, ये तो आप समझ गए। अच्छा, ये जो मरुस्थलीय मानी होता है कि मरुस्थल यानी कि हमारे यहाँ पे जो राजस्थान में मरुस्थल, थार का मरुस्थल होता है, वहाँ पर अधिकतर जो पाए जाते हैं, जिसको हम उस पौधे का नाम है कैक्टस। क्या नाम है उसका? कैक्टस। और कैक्टस को हम क्या बोलते हैं? नागफनी। कैक्टस को बोलते हैं नागफनी। नागफनी की जो पत्तियां होते हैं, पत्तियां जो होती हैं नागफनी की, ये पत्तियां तने में मतलब ये जो पत्तियां होती हैं ये कांटों का रूप धारण कर लेती हैं, क्योंकि इसका जो वाष्पोत्सर्जन है बहुत कम हो, इसलिए। आगे चलते हैं। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले पौधे एक वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसका उदाहरण है कि ऐसा वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए ये करते हैं। अगला है कि हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं,
जिसके कारण ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनने वाला जो उत्पादक होता है कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। नेक्स्ट है कि खीरा, खरबूज, तरबूज और पुदीना ये किसके उदाहरण हैं? ये बिसर्पी लता के उदाहरण हैं। बिसर्पी लता क्या होती है? चलो थोड़ा सा बिसर्पी लता के बारे में बात कर ली जाए। बस बिसर्पी लता वे लता होती हैं जिनके लिए ढांचे की, यानी कि जिनको चढ़ाने के लिए ढांचे की सहायता, ऊपर चढ़ाने को एक ढांचे की सहायता लेनी पड़ती है, उनको हम बिसर्पी लता कहते हैं। इसका जो उदाहरण है बिसर्पी लता का, इसमें भी दे रखा है बिसर्पी लता का खीरा, खरबूज, तरबूज और पुदीना ये बिसर्पी लता के उदाहरण हैं, जिनको कि ऊपर चढ़ाने के लिए ये जो हैं सहारे की ज़रूरत पड़ती है और ये ज़मीन पर ही फैली हुई होती हैं। बिसर्पी लता को ये ज़मीन पर फैली हुई होती हैं। इन पर मतलब अगर ये चढ़ाएंगी तो ज़रूरत पड़ेगी किसी को सहारे की। अधिकतर ना तो ये क्या होती हैं कि ये ज़मीन पर ही फैली हुई होती हैं, इसीलिए इनको बिसर्पी लता कहते हैं। नंबर 2 आता है आरोही लता। आरोही लता ये ज़मीन पर नहीं रहती, इनके लिए चढ़ाने की ज़रूरत होती है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों। जो आरोही लता है, बिसर्पी लता है, ये बिसर्पी लता अधिकतर क्या होता है कि चढ़ाओ तब चढ़ेंगी, मतलब इनको लिए ये ज़मीन पर लेटी हुई रहती हैं। जैसे कि खरबूज, तरबूज, पुदीना ये बिसर्पी लता ज़मीन पर ही रहती हैं। इनके लिए ज़मीन पर फैली हुई रहती हैं, चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु आरोही लता जो होती हैं, आरोही लता के उदाहरण हैं मनी प्लांट, मटर और अमरवेल। इनको चढ़ाना पड़ता है, इनको ऊपर चढ़ाने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है, जिसको हम आरोही लता कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है कि जो बिसर्पी लता है इनको ज़मीन पर ही रहने देते हैं, इनको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु जो आरोही लता होती है, ये सब मनी प्लांट, मटर और अमरबेल, ये जो उदाहरण हैं ये हैं आरोही लता के। इनको चढ़ाने की ज़रूरत होती है, इनको ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ाया जाता है, जो कि आरोही लता होती हैं। नंबर आगे चलते हैं। आगे का उदाहरण है जलोद्भिद। जलोद्भिद किसका उदाहरण है? जलोद्भिद क्या होता है? चलो आप इसके बारे में बात कर लेते हैं। जलोद्भिद कमल, हाइड्रिला, जल लिली के उदाहरण हैं। ये जो उदाहरण हैं ये जलोद्भिद के हैं। जलोद्भिद क्या होता है? तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जलोद्भिद जो होते हैं ये पौधे अधिकतर जल या पानी में ही पाए जाते हैं। इनमें जड़ तंत्र कम विकसित होता है, यानी कि जो जल में पाए जाएंगे तो इनमें क्या होगा, जो जड़ें होंगी ना वो कम विकसित होंगी, ऊपर ज़्यादा विकसित नहीं होने की जलोद्भिद में। और इसमें क्या होता है, इनकी जो पत्तियां होती हैं ये मोम के आकार की होती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो किसके आकार की होती हैं? मोम के आकार की होती हैं। पत्तियां मोम के आकार की होती हैं और एक तरह से संकरीली होती हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण है इसका हाइड्रिला। हाइड्रिला जो है ये जलोद्भिद का उदाहरण है। जो जलों में पौधे पाए जाते हैं उनके लिए जलोद्भिद कहते हैं। हाइड्रिला और तुम्हारा कमल, जल लिली इसके उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, चलो करते हैं अगली बात। आगे है खेजड़ी, मरुद्भिद।
आगे आ गया मरुद्भिद। तो चलो मरुद्भिद के बारे में बात करते हैं। मरुद माने मरुस्थलीय, जो कि मरुस्थलीय यानी कि राजस्थान यानी कि जहाँ पर की रेत हो, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन्हें मरुद्भिद कहते हैं। और मरुद्भिद में क्या होता है, मरुद्भिद में सबसे बड़ा उदाहरण है जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत लंबी होती हैं। ये जैसे कि ज़मीन है तो इनकी जड़ें काफ़ी लंबी होंगी, जो मरुद्भिद में होंगी। जड़ें जो होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं। पत्तियाँ छोटी होती हैं, या फिर क्या होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटे के रूप में जो पत्तियाँ होंगी, जैसे कि पत्तियाँ हैं, और जो पत्तियाँ हैं इस तरीके से जो पत्तियाँ हैं वो पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटे का रूप ले लेती हैं। पत्तियाँ किसका रूप ले लेती हैं, कांटे का रूप। पत्तियाँ कांटे का रूप ले लेती हैं, जिसमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इसीलिए वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए जो पत्तियाँ होती हैं, ये किसका है, तबीयत दोस्तों थोड़ा ख़राब है इसलिए थोड़ा आवाज़ कम निकल रही है, पर आप नोट्स बनाते रहना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नागफनी, जिसको मैंने पहले ही बताया था, कैक्टस। तना जो होता है इनका हरा एवं गूदेदार होता है, कैक्टस का, नागफनी का, और जो मोमी परत की तरह इसका ये होता है। ठीक है दोस्तों। और चलो इसके भी थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण दे दूं, यानी कि मरुद्भिद के। मरुद्भिद का उदाहरण है जैसे कि, और आपको बता दूं मैं, बबूल। बबूल भी मरुद्भिद पौधे का उदाहरण है। कीकर, कीकर दूसरा हो जाएगा। कैक्टस तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है दोस्तों। तो कीकर, बबूल, कैक्टस मरुद्भिद के उदाहरण है, जो कि रेगिस्तानी या राजस्थानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मरुद्भिद के उदाहरण हैं। चलो तो मैं आपको छोटा सा एक दो उदाहरण दोस्तों और दे देता हूँ किसी और का। जलोद्भिद हो गया, मरुद्भिद हो गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना। लवोड़भिद, कौन सा दोस्तों, लवोड़भिद। लवोड़भिद, लवोड़भिद, लवोड़भिद। ये जो उदाहरण लवोड़भिद के जो पौधे होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर, दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं लवोड़भिद। और इन पौधों में जड़ें जो होती हैं ऊपर की ओर निकली होती हैं, क्योंकि ये वायु यानी कि ऑक्सीजन को ले सकें, इसलिए। सबसे बड़ा उदाहरण है लवोड़भिद का मैंग्रोव। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इस समय बता रहा हूँ, ये लिख लेना, मैंग्रोव। मैंग्रोव, और मैंग्रोव जो होते हैं इनको हम सुंदरी वन कहते हैं, सुंदरी वन। और सुंदरी वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये आपको बताना। सुंदरी वन अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरी वन जो होते हैं ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। यहाँ से पश्चिम बंगाल से एक कि इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना दोस्तों, इसके नोट्स जरूर बना लेना। चलो दोस्तों थोड़ा सा और इसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। बात चल रही थी कि लवोड़भिद की। लवोड़भिद की जो थोड़ा सा एक आपको एडिशनल जानकारी मैं आपको देता हूँ। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन क्षेत्र जो होता है वो सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। दक्षिण, यह कहने का मतलब जो दक्षिण भाग में गंगा नदी के किनारे स्थित ये सबसे बड़ा
उद्यान है। यहाँ पर क्या है, यह मैंग्रोव वृक्ष जो होते हैं इनको सुंदरी वन भी कहते हैं। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो है रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। खेचड़ी, बात आती है खेचड़ी। खेचड़ी राजस्थान के किस वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया? खेजड़ी। अमृता सिंह बिश्नोई, इनके स्टार्टिंग में अमृता देवी बिश्नोई, इनके जो पेड़ों के संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई का सबसे बड़ा योगदान था खेचड़ी पौधे को। तो यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। भारत के कहाँ पर? रेगिस्तान में, यानी कि राजस्थान में ये पौधा पाया जाता है खेजड़ी। इसका थोड़ा सा और आपको देते हैं। इसकी जो लकड़ी होती है इसमें क्या कीड़ा नहीं लगता, पहली बात। इसकी जो फलियां होती हैं सब्जी बनाने के काम में आती हैं। इसकी छाल की क्या बनती है? दवा बनती है। इसकी छाल की क्या बनती है? दवा बनती है। और इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये इम्पोर्टेंट है, इन बातों को आप लिख लेना। आगे, जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह जिस कारण से होते हैं, क्योंकि वो ये होता है, इसका मतलब जलवायु। जलवायु के कारण क्या होता है, इनके जो शरीर पर धारीदार चिन्ह बन जाते हैं। आगे बात करते हैं पेंगुइन की। बात करते हैं पेंगुइन की। वह जानवर जो अंडे देता है क्या कहलाता है? पेंगुइन। तो दोस्तों इसके बारे में आप थोड़ा लिख लेंगे। पेंगुइन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। पेंगुइन न उड़ने वाला पक्षी है, ये उड़ता नहीं है, पहली बात। यह पानी में तैर सकता है, बर्फीले इलाकों में पाया जाता है और ये अंडे देता है। क्या देता है? अंडे। ये अंडे देता है। सबसे बड़ी बात है कि यह जो नर पेंगुइन होता है, नर पेंगुइन, यह क्या करता है? अंडे की देखभाल। जो अंडे होते हैं यानी अंडों की देखभाल करता है नर पेंगुइन। और दूसरी बात, ये समूह में रहते हैं। किस में रहते हैं? समूह में। इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलो बात करते हैं आगे की। तो जिराफ की बात आ गई, तो चलो जिराफ के बारे में बात कर लेते हैं। वह जानवर जो पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर और आगे बढ़ाता है और दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है, वो कौन सा जानवर है? वो है जिराफ। जिराफ के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जानवर है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जानवर, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जानवर है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। 5 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई होती है। और इसकी जो आयु होती है वो लगभग 25 साल होती है। 25 वर्ष इसकी जो आयु होती है लगभग 25 वर्ष होती है। जिराफ एक दिन में एक बड़ा जिराफ लगभग 45 किलो पत्तियां खा जाता है। 45 किलो 45 kg पत्तियों को वो खा जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक जानकारी और, यह बहुत ही कम सोता है। एक दिन में सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे ही सोता है, ठीक है दोस्तों। इन बातों को आप नोट डाउन कर लेना। हमारे आसपास में पाए जाने वाले जानवरों में से जिस जानवर का मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है वह क्या है? बंदर। सूची के पास एक पालतू गाय है। उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया क्योंकि यह क्या करती है? जानवर, यानी कि बच्चा देती है, ठीक है दोस्तों। आगे
पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? पशुपालन। नेक्स्ट, जंतुओं का वर्गीकरण जिन जिन आधारों पर होता है वह होता है एक तो पोषण के आधार पर, आवास के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर। आगे युग्म सुमेलित है यानी कि स्तनधारी कौन है? बंदर। युगलिना, अमीबा व पैरामीशियम क्या है? ये प्रोटोजोआ जगत के हैं। पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? युगलिना। क्या है दोस्तों? युगलिना। 9 को नोट्स बनाना, इससे काफ़ी हेल्प होगी। स्तनधारी के कान में पाई जाने वाली जो अस्थि है वो है मेलियन, यानी कि मेलियन है, इनकस है और स्टेपस है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? यानी कि 5 अक्टूबर 209 को ये राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, 5 अक्टूबर 209 को। चलो दोस्तों, इसमें कुछ आपको मैं जानकारी और दे दूं। डॉल्फिन यह पानी में रहती है, स्तनधारी है, क्योंकि यह बच्चों को जन्म देती है। ठीक है दोस्तों। पेंगुइन अब आता है, ये फेफड़ों से सांस लेती है। इसका जो जीवन काल होता है लगभग 25 वर्ष होता है, लगभग 25 वर्ष इसका जीवन काल, लगभग 25 वर्ष की आयु होती है। और भारत में यानी कि जो अंधी डॉल्फिन है, अंधी डॉल्फिन अंधी डॉल्फिन जिसको हम क्या बोलते हैं? सूं और शूशु भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है दोस्तों। और ये मनुष्य की तरह क्या है? जल्दी मनुष्य के साथ में घुल मिल जाती है। तो ये था आपका बात पेंगुइन के बारे में। आगे बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, सब जानते हैं। एक ऐसा रात्रिचर जीव जो भालू जैसा दिखता है, स्लोथ। तो दोस्तों स्लोथ के बारे में बात करेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। स्लोथ क्या है भैया? ये स्लोथ जो है एक भालू जैसा जानवर है, जो भालू जैसा दिखता है, स्लोथ। दूसरा, ये एक रात्रिचर है, यानी कि रात में चरता है, अपने जीवन यापन की दिनचर्या को रात में अपना खाना पीना करता है। और लगभग 8 घंटे सोता है, सॉरी 8 नहीं 18 घंटे, 18 घंटे सोता है, 18 घंटे। ध्यान रखना इन चीज़ को, ये इम्पोर्टेंट है। लगभग 18 घंटे सोता है, भालू जैसा दिखता है, रात्रिचर है, यही बातें आएंगी उसमें पेपर में। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है, सही है। इसकी आयु लगभग 40 वर्ष। कितनी? 40 वर्ष इसकी लगभग आयु है, ध्यान रखना इस बात को। लगभग 40 वर्ष, 18 घंटे सोता है, 18 घंटे दिन में सोता है, वो भी पेड़ पर उल्टा लटक कर, रात्रि चर है। और यह क्या है? एक अच्छा तैराक भी है, यानी कि तैर भी लेता है। यह पेड़ों के पत्ते, यानी जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्तों और कीड़े मकोड़ों को यह खा लेता है। ये जो था आपका इम्पोर्टेंट था। आगे करते हैं बात। एक जलीय जीव जिसके श्वसन के लिए बार बार पानी के बाहर आना पड़ता है, वो डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन, ऐसा जीव जो चलने, चढ़ने और उड़ने तीनों के कार्यों को कर सकता है, वो क्या है? कॉकरोच। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण गैस के अवशोषित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। कांटेदार नुमा पत्तियों को दर्शाने के लिए एक शिक्षक, ये क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पैदागोजी का क्वेश्चन आ गया। किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? यानी कि मरुस्थलीय पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। एक वृक्ष का उदाहरण है बरगद। बरगद एक वृक्ष का
उदाहरण है। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें क्या तत्व की कमी होती है? उसमें नाइट्रोजन की तत्व की कमी होती है। चलो यहाँ पर एक चीज़ आई है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते। जानकारी यानी कि इसको जो नाइट्रोजन की कमी होती है इस वाले पौधे को निपेंथिज निपेंथिस निपेंथिस या हम बोलते हैं घटपर्णी। घटपर्णी, इसको हम घटपर्णी भी बोलते हैं। निपेंथिस या हम इसको घटपर्णी बोलते हैं। यह एक कीटभक्षी कीड़े मकोड़ों खा लेने वाला पौधा होता है। इन चीज़ों को नोट डाउन जरूर कर लेना। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़ों व अन्य छोटे जीव जानवरों को का शिकार करता है। यह लंबे घड़े जैसा भी होता है। इसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन लगा होता है। इसमें खास खुशबू, इस जो घड़ा टाइप में होता है इसमें खास तरह की खुशबू निकलती है और जो खुशबू निकलती है इससे कीड़े मकोड़े इसी से आकर्षित होकर इस घड़े में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं और शिकार बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, यह पौधा कहाँ पाया जाता है? भारत के मेघालय में पाया जाता है। भारत के मेघालय में। ठीक है दोस्तों, भारत के मेघालय और ऑस्ट्रेलिया, भारत के मेघालय और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया में पाया जाता है। भारत के मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, जिसको हम घटपर्णी निपेंथिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अगला है, ये बात आई है द्विबीजपत्री पौधा। द्विबीजपत्री पौधा क्या होता है, चलो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो इसमें दे रखा है द्विबीजपत्री पौधा होता है सरसों। पर चलो थोड़ा सा इसके बारे में तो बात भी कर लेते हैं। और तो दोस्तों इसमें द्विबीजपत्री सरसों बोला है। तो बीज जो होते हैं, कायदे में बीज जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जो होते हैं इसमें आप एक उदाहरण इनका लिख लो, जैसे प्याज। प्याज एक बीजपत्री है। गेहूँ, गेहूँ एक बीजपत्री है। मक्का, चावल और नारियल ये एक बीजपत्री पौधे हैं। द्विबीजपत्री कौन से होते हैं? द्विबीजपत्री जैसे कि मूली, सरसों, इमली, संतरा और है टमाटर। ये क्या है? द्विबीजपत्री पौधे हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। पौधे का जल का अधिग्रहण क्या कहलाता है? ये कहलाता है जाइलम। क्या कहलाता है? जाइलम। जाइलम और एक चीज़ होती है फ्लोएम। तो मैं आपको जाइलम और थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें है कि जाइलम, जाइलम का क्या वर्क होता है? जाइलम जो होता है पौधों की जड़ों से तनों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो जाइलम के द्वारा, जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। विज्ञान के एक शिक्षक को मैक्रो पदार्थों शिक्षक विज्ञान के एक शिक्षक को मैक्रो पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को क्या किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो ये दोस्तों आगे ही पढ़ा, पहले पढ़ा चुके हैं।
इसमें आ गया लवोड़भित यानी कि दलदल के प्रकार के क्षेत्र, जो कि हमारा ये लवोड़भित अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में पौधे पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर है, मैंग्रोव यानी समुद्री प्रकार के वन जम पश्चिम बंगाल में है। पूरे विश्व का 5% जो हमारे हैं ये कहाँ पर है, सुंदरी वन है। पूरे विश्व का 5% हमारे यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे है कि प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं, पराग, पराग कहलाते हैं। तो चलो थोड़ी सी बात पराग के ऊपर भी कर लेते हैं। पराग क्या है, पराग क्या होता है, परागकण। परागकण जब तितली या भौरा या पक्षी किसी भी फूल पर उनके रस को ही पराग बोलते हैं। रस का मतलब ही पराग होता है, रस का मतलब ही पराग, रस का मतलब ही पराग होता है। चूसने के लिए जब बैठते हैं तब उसके पैरों में जो पराग कण यानी कि पराग जो होता है, यानी कि उसके जो रस होता है थोड़ा बहुत जैसे अभी ये चिपक जाता है, पराग कण चिपक जाते हैं। और जब ये जंतु दोबारा उसी फूल पर या उसी प्रकार के किसी दूसरे फूल पर बैठते हैं तब परागकण क्या होता है, तब परागकण स्त्री के सिर में चला जाता है और इसी प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। और परागकण कितने प्रकार का होता है, ये कई प्रकार का होता है। वायु के भी द्वारा होता है परागकण, वायु के द्वारा, कीट के भी द्वारा होता है परागकण, जल के द्वारा भी परागकण होता है और जंतु के द्वारा भी होता है, पक्षी के द्वारा भी होता है, जो मैंने अभी बताया आपको, है ना। तो ये परागकण पक्षी के द्वारा भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड श्रीनगर में स्थित है। ठीक है सर, चलो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। पराग होगा तो फूलों में होगा, और फूलों में होगा तो फूलों के टाइप भी होते हैं। फूल यानी कुछ फूल ऐसे होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो हमें कहाँ गुच्छों में पाए जाते हैं। तो यहाँ से पूछ लेगा गुच्छों में पाए जाने वाले फूलों का नाम बताइए। जैसे गुलदाउदी, गुलदाउदी ये गुच्छे में पाए जाते हैं। गेंदा, सूरजमुखी, ये जो फूल होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये गुच्छों में पाए जाते हैं। और ये मैंने आपको अभी बताया ही है कि जो है फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर है, वहाँ पे ये जो है जगह है, वहाँ पे फूलों की घाटी स्थित है। फूलों का काम है, इत्र वगैरह बनाने में इसका काम आता है फूलों का। यहाँ पे छोटी सी एक बात आती है कि फूलों जो कौन कौन से फूल हैं जो खाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया है कि वे कौन कौन से फूल हैं जो कि खाए जाते हैं। नंबर 1 कचनार, कचनार। नंबर 2 केला, केला के फूल की भी सब्जी बनती है। नंबर 3 सहजन, इनकी सब्जी बनती है। आगे तोरई, तोरई के फूलों की सब्जी बनती है। कद्दू यानी कि काशी सीताफल, काशी फल, इनके फूलों की सब्जी बनती है।
और जिसमें लौंग और केसर, ये भी हमें कहाँ से मिलती है? लौंग और केसर हमें फूलों से ही मिलती है। कहाँ से? फूलों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पराग किस बारे में समझ में आ गई होगी। पराग कोई वो नहीं होता, पराग सीधा है कि जहाँ जब ये पक्षी या पक्षी के द्वारा, छोटे छोटे कीट भौरों के द्वारा, तितली के द्वारा जब ये बैठते हैं तो उन रस चूसने के लिए जब ये बैठते हैं तो उनके पैरों में जब ये परागकण यानी कि जो रस जो होता है ये चिपक जाता है, और जब ये दोबारा उसी पे फूल या उसी प्रकार के दूसरे फूलों पर बैठते हैं तो उस यह परागकण स्त्री केसर में चला जाता है। तो इसी प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परागकण की बात समझ में आ गई। सेक या लाइकेन क्या होते हैं? सेक और लाइकेन के बारे में चलो बात कर लेते हैं। लाइकेन को हम सेक भी कहते हैं। सहजीव वह प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन होता है, क्या परागकण कहलाता है? सेक या लाइकेन ये क्या होते हैं? ये सहजीविता के उदाहरण है, सेक या लाइकेन। दो जीवों का एक साथ रहना एवं दोनों को परस्पर लाभ पहुंचाना, ये सहजीविता का उदाहरण है। यानी कि जो दो सहजीव हैं, दो जीव जब एक साथ रहना प्रारंभ करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको सहजीविता बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है कि लाइकेन दो सहजीवों यानी सहवाल और कवक, शैवाल कवक, शैवाल कवक दो जीव यानी शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। शैवाल और कवक से मिलकर लाइकेन बनता है। शैवाल भोजन बनाते हैं और कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करते हैं। ये भी बात लिख लेना। शैवाल जो होते हैं, शैवाल भोजन बनाते हैं, शैवाल भोजन बनाते हैं। शैवाल क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। और कवक जो होते हैं, कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करते हैं। कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करते हैं। और आगे लाइकेन वायु प्रदूषण, जो लाइकेन होते हैं पहले ही मैंने पढ़ाया था, आपको बताया है वो वीडियो में। लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्राकृतिक सूचक कौन है? लाइकेन। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कौन है? वो है लाइकेन। जहाँ वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है, जब ये हमारी वायु में कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की क्या होती है? अधिकता हो जाती है, तो वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते। अर्थ वहां पर क्या होता है कि वायु प्रदूषित है, इसका मतलब यही है। दूसरा एक छोटा सा उदाहरण है जानवरों में भी, ये तो हो गए पादप हमारे। दूसरा होता है जानवरों में भी सहजीविता देखने को मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन आया था ये अभी पीछे, जैसे कि ये जानवरों में सहजीविता कहाँ देखने को मिलती है, इसका उदाहरण है जैसे कि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूद कीटों को खा जाता है, और इससे बगुले को भोजन मिल जाता है, और भैंस की क्या हो जाती है? कीटों से उनकी सफाई हो जाती है। तो ये किसका एक उदाहरण है? ये है सहजीविता का उदाहरण।
सहजीविता का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। सहजीविता। लौंग और केसर, देखो यार, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने अभी बताया था, फूलों से प्राप्त होते हैं। पीछे पढ़ा दिया था ये। लौंग और केसर किससे प्राप्त होते हैं? फूल से प्राप्त होते हैं। कीट घटपर्णी निपेंथिस पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहों, मेंढकों और कीड़ों मकोड़ों का शिकार करता है। इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे देश में यह पादप कहाँ पाया जाता है? यानी कि मेघालय में पाया जाता है। और आगे बताया था ये हमारे में तो मेघालय में पाया जाता है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। जिस जगह से फ्लोरा और फौना सूचित करता है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, यानी कि फ्लोरा पेड़ पौधों को सूचित करता है, फौना जीव जंतुओं को, फौना होता है जीव जंतुओं को, फ्लोरा होता है पेड़ पौधों को। सही है। फ्लोरा होता है पेड़ पौधों को और फौना होता है जीव जंतुओं को। सही है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों के द्वारा। पृथ्वी पर अपमार्जक है जीवाणु एवं कवक। जीवाणु एवं कवक। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक होती है, ये पहले पढ़ा दिया। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है हरे पौधे। जंतु जगत का जनक कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट, रुधिर का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट, जिन कारणों से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जैसे डरने पर, ज़्यादा खुश होने पर एवं दौड़ने भागने पर खून को पंप करता है। हृदय का कार्य है क्या? खून को पंप करना। रक्त समूह में कौन सा सार्वभौमिक प्राप्त करता है? सार्वभौमिक प्राप्त करता, वो है ए बी। ठीक है दोस्तों, बस वन लाइनर नोट जरूर बना लेना, लाइक करना या ना करना, पर वीडियो को पूरी देख लेना, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो धन्यवाद, नमस्कार। रह गया था इसमें, पूरा कर देते हैं। मनुष्य में गुर्दे होते हैं दो। मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं? दो गुर्दे होते हैं। आगे फेफड़ों से क्या चीज़ बाहर निकलती है? तो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। वन लाइनर है, बस लिखते रहना इनको। वन लाइनर जो है, इनको आपको बस खाली लिखने से ही काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब अपचित भोजन इकट्ठा कहाँ होता है? मलाशय के अंदर। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? पाचन क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? यानी कि जब हम मुंह से ही खाते हैं तो मुंह से ही स्टार्टिंग हो जाती है। और जब ये भोजन चबाते हैं तो हमारे मुंह में कौन सी लार होती है? टालोइन। टालोइन लार से स्टार्टिंग हो जाती है मिलना। आगे पाचन क्रिया शुरू हो जाती है मुंह से। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया के विषय में खोजबीन सबसे पहले किसने की थी? विलियम वोमेंट ने की थी। जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं उसे कहते हैं सर्वांगीकरण। क्या कहते हैं उसको? सर्वांगीकरण। नेक्स्ट, दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत 20।
आगे जल और खनिज का अवशोषण होता है। जल और खनिज कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं? बृहदात यानी बड़ी आंत के अंदर। भोजन पचाने का सही क्रम क्या है? पहले अंतग्रहण यानी कि अंदर, फिर पाचन, फिर अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, फिर बहिष्करण होता है। तो ये हैं इनके प्रोसेस: अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। नेक्स्ट, ऊर्जा यानी शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान क्या निकलता है? शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान हमारे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है हाथी। कौन सा? हाथी। तो चलो हाथी के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। आपको हाथी किस तरह से आया तो क्वेश्चन इसके नोट जरूर कर लेना, हाथी की बातें जो मैं आपको। तो हाथी के बारे में थोड़ी सी बातें हैं जो आपको नोट डाउन कर लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, बने भी हैं। तो यह पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा जानवर है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी आयु लगभग 70 वर्ष होती है। इसकी आयु लगभग कितनी होती है? 70 ईयर्स। लगभग 70 वर्ष इसकी आयु होती है। सबसे बड़ा जानवर है पृथ्वी पर, इसकी आयु लगभग 70 वर्ष होती है। इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है। इसका दिमाग काफ़ी क्या होता है? इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो है। लगभग 5.5 किलो इसके जो दिमाग का जो वजन होता है, दिमाग का वजन लगभग 5.5 केजी होता है। इसका रंग काला होता है, सफ़ेद भी होते हैं, थाईलैंड के अंदर पाए जाते हैं। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अधिकतर ये क्या करते हैं? कीचड़ में खेलते हैं। वो यही कारण है कि काले रंग के कारण इनको गर्मी ज़्यादा लगती है और ये अब कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। एक दिन में एक हाथी, ये इंपॉर्टेंट है, इस वाली बात को इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना कि एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो, 1 क्विंटल मतलब 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। इसीलिए यह क्या है? शाकाहारी। इसीलिए यह क्या है? इसीलिए इसको शाकाहारी बोलते हैं। इसीलिए इसको शाकाहारी बोलते हैं। इसके बच्चे का जो वजन होता है, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि इसके बच्चे का वजन कितना होता है? जब ये बच्चे को पैदा करता है, इसके बच्चे का वजन कितना होता है? इसके बच्चे का वजन लगभग 2 क्विंटल यानी 200। इसके बच्चे का वजन 2 क्विंटल यानी कि 2 क्विंटल, लगभग 2 क्विंटल होता है। नेक्स्ट, और इसमें ये लिखना, हथनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। हथनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10 या 12 जानवर, 10 या 12 10 या 12 जानवर ही रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी समूह की क्या होती है? नेता। यहाँ पे ये वाली बात, सबसे जो बुजुर्ग हथनी होगी वो समूह की क्या होगी? नेता होगी। 10 से 12 जानवर ही समूह में रहते हैं। बच्चे का वजन 2 क्विंटल होता है और एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 100 केजी क्या खा लेता है? झाड़ी या पत्तियाँ खा लेता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। और इसके जो दिमाग का वजन होता है 5.5 किलो होता है। आयु लगभग 70 वर्ष और पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर। तो ये बातें मैंने आपको बताई। थोड़ा सा और है कि हाथी के नर बच्चे 14-15 साल के बाद अपना समूह छोड़ देते हैं। 14-15 साल के बाद में जो हाथी के नर बच्चे होते हैं अपना समूह को छोड़ देते हैं। और हाथी बहुत कम सोता है, लगभग 2 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं और ये सुनने के अलावा और क्या करते हैं? हवा करने में भी काम आते हैं। तो ये दोस्तों कर जरूर लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। हाथी के बारे में मैंने आपको बात बता दी। गैंडे की चमड़ी त्वचा मोटी होती है, क्योंकि कितनी मोटी होती है? 1.5 सेंटीमीटर होती है।
सबसे छोटी कोशिका है, कहाँ पर होती है? माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, और ये 1665 में की थी। किसान के मित्र कौन कौन है? केंचुए और सांप। केंचुए और सांप मित्र हैं किसके? किसान के। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? अंधी डॉल्फिन, ये पहले मैंने आपको बता दिया था पिछली वाली वीडियो में। सूसू है। दिल की धड़कन को सुनना जा सकता है किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा। मछलियों के हृदय के कक्ष कितने होते हैं? 2। आपका हृदय दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो कि, अगर दिन की बात कह रहा है तो दिन में 1 लाख। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। कितने कक्ष होते हैं? 4। विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन की प्रति मिनट यानी कि प्रति मिनट धड़कन होती है 72 टाइम्स। आगे, हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। यकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा क्या होता है कि अमोनिया को यकृत में बदला जाता है, सॉरी, यानी अमोनिया को यूरिया में यकृत के द्वारा बदला जाता है, लीवर के द्वारा। हमारे मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला है यकृत। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीविता का संबंध पाया जाता है। ये पीछे पढ़ा दिया। जड़ का कार्य क्या होता है? ह्यूम्स उपलब्ध कराना, यानी कि फिलोयम। फिलोयम का मतलब होता है जो खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाना, और जाइलम का वर्क होता है जल को तने तक यानी कि पहुंचा देना। आगे, कराना की सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है, यानी कि ह्यूमस उपलब्ध कराना। आगे सॉरी, ये यहाँ से स्टार्टिंग होता है। किसकी? ये मैंने पहले क्वेश्चन एक करा दिया था यहाँ पे, ये अब आया क्वेश्चन। ये है कि किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ये है बाघ। ये मैंने आपको करा दिया था पहले। वह विशेषता जो बरगद के पेड़ों की जड़ों में नहीं है, वह क्या है? जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ये जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर करना। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करना। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पत्तियां पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं पराग। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं पराग। ये मैंने पराग आपको बता दिया अभी। पराग कण क्या होते हैं? नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जानवरों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। यह हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। तो ठीक है दोस्तों, हमारी अब वीडियो
समाप्त होती है, ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगर थोड़ा सा प्रयास आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, पर नोट्स ज़रूर बना लें। धन्यवाद।